मॉर्निंग बच्चों, मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड संकाय, संतोषी दास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तान। बच्चों, आज हम सब बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर के विषय में अध्ययन करेंगे। थर्ड पेपर का टॉपिक है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन कंसर्न एंड इशूज, समसामयिक भारत और शिक्षा मुद्दे और चिंतन, जिसके अंतर्गत हम वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय इतिहास 4000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक जाता है, परंतु व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का विकास वैदिककालीन से या वैदिक काल से माना जाता है। और वैदिक काल 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य जाना जाता है। भारत का प्राचीनतम शैक्षिक इतिहास वैदिक काल से ही माना जाता है। और वैदिक काल में 4 वेदों का अध्ययन हम करते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं: पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ, वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ था ज्ञान, ज्ञान, अनुशासन, विनय, धर्म। इस शिक्षा के पर्याय के रूप में जाना जाता है। और उस समय शिक्षा का तात्पर्य था सा विद्याया विमुक्त्यै। शिक्षा अर्थात ज्ञान वही ज्ञान है जो मोक्ष प्रदान करे, सा विद्याया विमुक्त्यै। और तत्कालीन शिक्षा आध्यात्मिक और धार्मिकता से ओतप्रोत था। वेद के जीवन में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान और संन्यास आश्रम महत्वपूर्ण था। व्यक्ति इन 4 आश्रमों से होते हुए मोक्ष को प्राप्त करता था। वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख अभिलक्षण या मुख्य अभिलक्षण, जिसके अंतर्गत हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे: शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। इसके अंतर्गत हम राज्य के नियंत्रण से मुक्त शिक्षा। कहने का तात्पर्य है वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, अर्थात वो व्यक्तिगत शिक्षा थी। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरु की व्यक्तिगत शिक्षा होती थी, अर्थात राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। हाँ, राज्य वित्त का सहयोग कभी कभी कर देते थे। इसके बाद था निःशुल्क शिक्षा, राज्य के नियंत्रण से मुक्त शिक्षा। सेकंड या बी, निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि वर्तमान शिक्षा की तरह वैदिक काल में कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अर्थात बच्चों का खान पान, रहन सहन, वस्त्र इत्यादि, औषधियां सब निःशुल्क थी। इसके बाद तीसरा आता है आय का स्रोत। वैदिककालीन शिक्षा के आय के मुख्यतः 3 स्रोत थे: दान, दक्षिणा, भिक्षाटन। दान, दक्षिणा, भिक्षाटन। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान समय में दीक्षांत समारोह होता है, उसी प्रकार वैदिक काल में दान, दक्षिणा, भिक्षाटन अर्थात आय के स्रोत में दान था। बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्रांत व्यक्ति विद्यालयों को या गुरुकुलों को
दान प्रदान करते थे और उसके बाद दक्षिणा के रूप में भी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा गुरुओं को और गुरुकुलों को प्रदान किया जाता था। तीसरा स्रोत था भिक्षाटन। वैदिक कालीन दिनचर्या में बच्चों को या छात्रों को भिक्षाटन भी करना पड़ता था और ये दैनिक दिनचर्या थी। इसके बाद वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य अभिलक्षण में दूसरा अभिलक्षण या लक्षण है शिक्षा की संरचना एवं संगठन। शिक्षा की संरचना एवं संगठन। अगर हम देखें वैदिककालीन शिक्षा की संरचना और संगठन के बारे में मुख्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा जब बालक की 5 वर्ष आयु जब बालक 5 वर्ष की आयु हो जाता था तब घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। कुल पुरोहित को बुला करके एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे विद्यारंभ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। विद्यारंभ विद्यारंभ संस्कार का आयोजन होता था। तत्पश्चात विद्यारंभ संस्कार के बाद बालक को नियमित शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यारंभ संस्कार बालक की 5 वर्ष आयु पूरी हो जाने के बाद गुरु आता था, बच्चे को नहला धुला करके साफ सुथरा करके नया वस्त्र पहना करके गुरु के सामने बैठा दिया जाता था। गुरु कपड़े पर चावल के दाने को बिछाता था और बच्चे की उंगली को पकड़ करके वर्णमाला के अक्षरों को उंगलियों द्वारा बनवाता था। इसके बाद नियमित प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ मान ली जाती है। इसके बाद दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा गुरुकुलों अथवा आश्रमों में दिया जाता था और गुरुकुलों में प्रवेश के समय एक संस्कार का आयोजन किया जाता था या एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे हम उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार सभी वर्णों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग था। सभी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष आयु निर्धारित की गई। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 8, 10, 12 आयु वर्ष के हो जाते थे, उनको गुरुकुलों में प्रवेश करने के लिए ले जाया जाता था और गुरुकुल में प्रवेश के पहले उपनयन संस्कार का आयोजन होता था। तत्पश्चात गुरुकुल में उन्हें प्रवेश मिल जाता था। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्यतः 2 निम्न उद्देश्य हैं। प्रमुख रूप से ज्ञान का विकास और मोक्ष की प्राप्ति थी, लेकिन उसके साथ ही साथ अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्न है। नंबर 1 है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन। ऋषियों मुनियों का मानना था या तत्कालीन विद्वानों का मानना था स्वस्थ शरीर और निर्मल मन से ही अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि शरीर स्वस्थ होगा, मन निर्मल होगा तो उचित और अच्छे ज्ञान को प्राप्त करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं यूनानी विद्वान अरस्तु ने भी कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके बाद आता है ज्ञान का विकास। दूसरा उद्देश्य है ज्ञान का विकास। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास है। बच्चों, ज्ञान के विकास को मुख्य उद्देश्य माना जाता है और ज्ञान को मनुष्य का तृतीय नेत्र भी कहा गया है। ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्र, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तृतीय नेत्र है, अर्थात वो अपने तृतीय नेत्र से अलौकिक, पारलौकिक, आंतरिक और बाह्य जगत को देखता है। इसके बाद आता है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, बच्चा जब विद्यालय जाता है वो समाज से जाता है और पुनः विद्यालय
से शिक्षा ग्रहण करके या गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके पुनः समाज में जाता है। इसलिए सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध वैदिककालीन शिक्षा में ऐसा एक उद्देश्य ये भी निहित था कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध हो, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाती थी। इसके बाद आता है संस्कृत का संरक्षण एवं विकास। जैसा कि हम जानते हैं वैदिककालीन संस्कृत धर्म प्रधान संस्कृति थी। सभी चीजें किसी न किसी धर्म से जोड़कर होती थी, चाहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम या त्रिऋणों की से उर्ण, ये सब की व्यवस्था संस्कृत के संरक्षण एवं विकास जो शिक्षा का उद्देश्य था इसके अंतर्गत किया जाता था। और शिक्षा का आज भी एक उद्देश्य होता है संस्कृत संरक्षण, संवर्धन और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण। इसके बाद नेक्स्ट आता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वैदिककालीन शिक्षा का अगला उद्देश्य था नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल एंड कंडक्ट डेवलपमेंट। अर्थात गुरुकुल में बच्चों के नैतिक और चारित्रिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था, क्योंकि बच्चों को उचित आहार, विहार, आचार, विचार डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसी दिनचर्या बनाई गई। इसके बाद आता है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमने चर्चा किया, वैदिककालीन शिक्षा की एक उद्देश्य भी था, क्योंकि बालक समाज से गया है और पुनः समाज में समावर्तन संस्कार के बाद पुनः समाज में आएगा, इसीलिए जिससे उसको भविष्य में जीविकोपार्जन अपने और अपने परिवार को करने में समस्या न हो, इसलिए जीविकोपार्जन से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो अपने परिवार का उचित ढंग से पोषण कर ले। इसलिए कला कौशल, शिल्प कला, कताई बुनाई, काष्ठ कला आदि कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। जैसा कि अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था ही, उसके साथ अन्य प्रमुख उद्देश्य में आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक काल में कोई भी कार्य धर्म से विरत नहीं था, सभी धर्म से ओतप्रोत होते थे। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति को सबसे अच्छा माना जाता था और इसकी चरम परिणति मोक्ष की प्राप्ति थी। इसलिए हमें कह सकते हैं धर्म प्रधान शिक्षा थी और जो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती थी, अर्थात उसका प्रमुख लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था।